हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9 का जो वीडियो है ये आपको जा रहा है। इसमें आपको सेल्स का आकार पढ़ना है, इसके बाद आपको कोशिका झिल्ली पढ़नी है, इसी में आपको पढ़ना है जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और इसी में आपको सेल वॉल पढ़नी है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। आज शिक्षक दिवस का मौका है और 5 सितंबर का दिन है। आप सभी को, सभी छात्रों को, सभी अभिभावकों को और अभिभावक का गार्जियन तुल्य आप सभी बड़े गुरुजनों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप हमेशा अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहें और अपने मुकाम को हासिल करें। तो बाबू देख रहे हैं आज कोशिका का आकार, जैसे हम लोगों की शरीर है तो हम लोगों के शरीर में अलग अलग तरह का अंग होता है और अलग अलग तरह के अंग हैं तो उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जब फंक्शन अलग हो, फंक्शन मतलब काम, जैसे हमारे के शरीर में जो जो अंग होता है कुल इनका काम अलग अलग होता है और सब अपने अपने काम में विशेष होती हैं। तो विशेष होती हैं तो उनका आकार भी विशेष होगा, उनका वर्क भी विशेष होगा, उनमें के अंदर पाए जाने वाले जो गुण हैं वो भी विशेष होंगे। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो कोशिका का आकार है, जो कोशिका का शेप है वो कैसा है। तो देखिए ये ओवम है, फीमेल्स की बॉडी में बनने वाला मेल फीमेल गैमिट, जिसे आप हिंदी में अंडाणु कहते हैं। अंडाणु का आकार है, लगभग गोल होता है और न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। और देखिए थोड़ा सा लंबा स्मूथ मसल्स होती है जिसे अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जाना जाता है। स्मूथ मसल्स है, ये लंबी होती है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती उसे हम अनैच्छिक पेशी या इथमोस मसल्स कहते हैं। इसके बाद ये देख रहे हैं आप गोल गोल संरचना जो दिख रही है आपको, ये गोल गोल संरचना ब्लड सेल्स हैं जिसको रक्त कोशिका कहते हैं। खून वाली कोशिका, जो हम लोगों के नसों में खून दौड़ता है और लाल लाल कलर का होता है, तो ये लाल लाल कलर वाली जो सेल्स हैं उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये लगभग ये सेल्स का आकार है या सेल्स की जो कोशिकाएं हम लोगों के शरीर में पाई जाती हैं, नस में जो घूमता रहता है, तो ये है, इसका आकार अलग है। इसी तरह से हम लोगों के शरीर में नर्व सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिका होती है जिसका आकार लंबाई में लंबा होता है, और ये हम लोगों के शरीर की यानी तंत्रिका कोशिका, जैसे आपको कोई पिन चुभा देता है या आपका पैर कीचड़ में चला गया, आपका पैर कांटे के ऊपर चला गया और कांटा चुभ गया, पिन चुभ गई, तो जैसे रियलाइज होता है, महसूस होता है कि कुछ हुआ है और वो मैसेज आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन से पूरा रिफ्लेक्शन आपके उस पर्टिकुलर पार्ट्स में जाता है और आप वहां पे मूव करने लगते हैं, वहां पे एक्टिविटी करने लगते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे ये जो सेल्स है हम लोगों के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका हमारे के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जीवों में सबसे लंबी कोशिका है और तंत्रिका कोशिका है। और एक खास विशेषता इस कोशिका की है कि ये हम लोगों के शरीर में तो होती है लेकिन इसमें किसी भी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता, यानी तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। कोशिका की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो सकती है, यानी ये इतना छोटा तो इतना हो सकता है, ये इतना है तो इतना हो सकता है, यानी छोटा है तो बड़ा हो सकता है, लेकिन यह 1 है तो 1 से 2 नहीं हो सकता और 2 से 4 नहीं हो सकता। इसलिए जो तंत्रिका कोशिका होती है बाबू, तंत्रिका कोशिका में किसी भी तरह का कोशिका विभाजन नहीं होता, चाहे समसूत्री हो चाहे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो। इसके बाद ये देखिएगा बाबू, ये है आपका शुक्राणु जो मेल में पाया जाता है। मेल का मेल गैमिट है जिसको हिंदी में शुक्राणु और अंग्रेजी में इसे स्पर्म कहते हैं। उसी तरह से जैसे फीमेल्स का जो गैमिट होता है उसे इंग्लिश में ओवम कहते हैं और हिंदी में इसको अंडाणु कहते हैं। अब इसका आकार देख लीजिए कि एक तरफ हेड है और एक तरफ इसका टेल है, यानी एक तरफ सिर है और इस तरफ एक तरफ पूंछ है इसकी। और ये देखिए वसा कोशिका जिसमें वसा का संचय होता है यानी फैट सेल्स हैं। और इसके बाद ये जो सेल्स आपको जो इरेगुलर शेप में दिख रही है, मतलब अनियमित, जिसे खरबीदार टाइप दिख रहा है, तो ये खरबीदार टाइप जो सेल्स दिख रही है आपको, ये कौन से सेल्स है? हड्डी की कोशिका है। ठीक है बाबू। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे हम लोगों की एक शरीर, हम लोगों के शरीर में अलग अलग जो कोशिकाएं हैं उनका अलग अलग फंक्शन है। ओवम सेल्स है, फीमेल गैमिट है, स्मूथ मसल्स है जो हम लोगों के शरीर में अनैच्छिक क्रिया करने के लिए जानी जाती है, जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती। ठीक है ना। और उसके बाद ये ब्लड सेल्स है जो नसों में खून हम लोगों का दौड़ता है, उसमें जो सेल्स होती है उसे ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिका। उसके बाद ये तंत्रिका कोशिका जो किसी भी तरह की सूचना या संवेग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद है
कि ये देखिए स्पर्म है, इसे शुक्राणु कहते हैं, फीमेल मेल का गैमीट है, और इसके बाद ये वसा कोशिका है। तो बाबू ये हो गया हम लोगों के शरीर में पाए जाने वाले जो सेल्स के अलग अलग रूप हैं। काम तो सबका अपने अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटी के अनुसार होता है, जिसकी जितनी योग्यता होती है उतना वो काम करता है, यानी जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसकी जो क्वालिटी होती है उसके अनुसार काम करता है। लेकिन उन कामों में भी विविधता होती है और भिन्नता पाई जाती है, और सभी अपनी योग्यता के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बाद हम दूसरी जो हेडिंग हमारी है वो देखेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है इसके बारे में हम आप लोग को पढ़ाएंगे या बताएंगे कि हम लोगों के शरीर में जो कोशिका पाई जाती है वो कोशिका के ऊपर एक झिल्ली भी होती है। झिल्ली का काम होता है कि किसी भी तरह का जो मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करना, रोकना और आने जाने की परमिट देना। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के शरीर में एक कोशिका है, ठीक है ना, तो हम लोगों के शरीर में एक कोशिका है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, ठीक है ना। तो ये कोशिका है, इसको बोलेंगे आप सेल, कोशिका बोलेंगे, कोशिका, ठीक है ना। तो ये हो गई बाबू कोशिका, ठीक है ना। कोशिका की खोज किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक। किसने किया था बाबू? 1665 में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज, ठीक है ना। तो ये हो गई कोशिका। तो कोशिका के ऊपर एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री मतलब छर्दवाली होती है। आप ये कह सकते हैं कि कोशिका अपने ऊपर एक कपड़ा पहन के रखा रहता है, अपने ऊपर जैकेट लगा के रखा रहता है, ताकि बाहर से कोई भी तरह, किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल बिना परमिशन का अंदर एंट्री ना करे। जैसे हम लोग घर और बनाते हैं तो चारों तरफ से दीवार बना देते हैं, उसके बाद कहीं खिड़की खोल देते हैं तो कहीं दरवाजा खोल देते हैं। तो दरवाजा और खिड़की एक लिमिट होती है कि ऐसा नहीं है कि घरे में हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, बाघ, ट्रेन, ट्रैक्टर, ट्रक कुछ भी घुस जाएगा। इसका मतलब है कि वो दरवाजा ये लिमिट डिसाइड करता है, ये दायरा निश्चित करता है कि कौन सा मटेरियल रूम में आ सकता है और कौन सा मटेरियल रूम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों की कोशिका के ऊपर, यानी एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, किसी की भी कोशिका हो, उस कोशिका के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसी को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और इसी को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों तरफ से एक बाउंड्री बनाती है। जैसे मान के चलिए कि ये कोशिका की झिल्ली है और चारों तरफ से एक बाउंड्री बनाई है, ठीक है ना। बाबू जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो हम लोगों के ऊपर अगर कपड़े निकाल दें तो स्किन है, तो स्किन एक परमिशन देती है कि कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो चारों तरफ से दीवार बना दिए, तो दीवार से फायदा क्या होता है कि दीवार में जगह जगह जो होल बनाते हैं हम, होल मतलब जिसे कोई दुआरी दरवाजा खोलते हैं तो वो एक लिमिट डिसाइड करेगा, एक दायरा निश्चित करता है कि कौन सा मटेरियल आएगा और कौन सा मटेरियल घर में से बाहर जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ लिमिट्स होती है कि कोशिका के अंदर से कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा और कौन सा मटेरियल कोशिका के अंदर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो मन सो कोशिका में घुस जाए और जो मन सो कोशिका से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं है। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। ये अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है, इससे कुछ मात्रा में मटेरियल बाहर जा सकता है और कुछ मात्रा में मटेरियल अंदर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके माध्यम से जैसे बाहर का ऑक्सीजन है वो आएगा अंदर, ठीक है ना। तो अंदर से जो CO2 होता है वो जाएगा बाहर। जैसे बाहर वाटर ज्यादा है और अंदर वाटर कम है, तो बाहर से वाटर जब हायर है, इधर लोअर है, तो हायर से किधर जाएगा? लोअर की तरफ जाएगा। इस तरह से मोबिलिटी होती है मटेरियल की। यानी मान के चलिए कि कोशिका के अंदर कोई भी विषैला पदार्थ ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है? कोशिका से बाहर निकलना शुरू कर देता है या जाना शुरू कर देता है, क्योंकि हायर से किधर जाएगा? लोअर की तरफ, यानी अधिक से किधर जाएगा? कम की तरफ जाएगा। अगर कोशिका के अंदर जो मटेरियल कम रहेगा और बाहर ज्यादा रहेगा तो बाहर से अंदर आएगा। अगर अंदर कोई मटेरियल ढेर हो गया, ज्यादा हो गया, अधिक हो गया,
बढ़ गया तो वो क्या होगा कि अंदर से बाहर जाएगा। लेकिन इनको बाहर करना और अंदर लेना के बीच में एक ठो लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये डिसाइड करता कि तू जाइबा कि ना जाइबा, ठीक है ना, अपने मन में नहीं कि जब मन करे तो चला जाए, जब मन करे तो चला आए। समझ रहे हैं बाबू? तो ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली। इसके बाद आप पढ़ेंगे, इसके बाद आप पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए जो हम लोगों के शरीर में जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, जीव द्रव्य के बारे में आप पढ़ेंगे, जीव द्रव्य के बारे में। एक कोशिका झिल्ली आपकी होगी। अब आप पढ़ेंगे बाबू ना जीव द्रव्य क्या होता है, थोड़ा सा बस ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों की ये कोशिका है, किसी भी जंतु की कोशिका है, अगर अपनी समझे तो कोई बात नहीं, किसी भी कोशिका, तो मान के चलिए कि ये क्या है, कोशिका है, ठीक है ना, मान लीजिए कोशिका है और कोशिका के अंदर ये क्या है, केंद्रक है, ठीक है। तो जीव द्रव्य क्या होता है भैया? जीव द्रव्य का मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। ये टर्म यानी ये स्टेटमेंट हक्सले ने दिया था। हक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जो जीव द्रव्य होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है, और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसका मतलब ये तो होता है कि जैसे जीव द्रव्य किसी कोशिका का जिंदा रहेगा तो आदमी जिंदा रहेगा। अगर ये जीव द्रव्य जैसे ही डेड कर गया, खत्म हो गया, मर गया, काम करना बंद कर दिया, फंक्शन लेस हो गया, चुपचाप पटाया गया पूरा एकदम, तो ये मान के चले कि वह आदमी मर जाएगा, वह जीव मर जाएगा, वह जंतु मर जाएगा जिसके अंदर कोशिका है और उसके अंदर जीव द्रव्य जिंदा है, ठीक है ना। होता क्या है जीव द्रव्य बाबू? तो जीव द्रव्य का मतलब होता है कि जैसे ये देखिए ऊपर की तरफ जो येलो कलर की लेयर आपको दिख रही, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को कहते हैं हिंदी में कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, इसी को कहते हैं बाबू हिंदी में कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो इस कोशिका झिल्ली के अंदर, अब अंदर देख रहे हैं आप कौन कौन सा मटेरियल, अंदर देखिएगा, अंदर यानी ये सभी मटेरियल जो कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर जो मटेरियल होता है, कोशिका के अंदर जो मटेरियल होता है, ये सब मटेरियल क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? जीव द्रव्य कहलाता है। ये कोशिका के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ वह सभी पदार्थ जो इस झिल्ली के अंदर पैक होता है, बंद होता है, सीमित होता है, उसी को कहते हैं जीव द्रव्य, और अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बाबू? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो बात आपको समझ आई का ना समझ में आई? अच्छा देखो, जैसे मान लो आई कोशिका है, कोशिका के ऊपर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है कुल भरा हुआ है, इस सभी मटेरियल क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। दूसरी बात, अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जैसे मान लो कि है पूरा प्रोटोप्लाज्म है, तो इस प्रोटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है ना, इस प्रोटोप्लाज्म के बीच में देखिए यहाँ पे एक केंद्रक होता है, दिख रहा है आप लोगों को वीडियो में, एक केंद्रक होता है। तो जब कोशिका के बीच में केंद्रक हो गया तो अब ये प्रोटोप्लाज्म इसका दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तो जो कोशिका का प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, ठीक है ना। कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। देखिएगा, जैसे हो गया प्रोटोप्लाज्म, ठीक, तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है बाबू उसमें कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? अब एक हो गया हाई वाला, बीचवा में केंद्रक। क्या होगा बीचवा में? केंद्रक। तो बीच वाला हो गया केंद्रक, ठीक है ना, इसे बोलेंगे केंद्रक, और केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये हो गया बीच में केंद्रक, और इसके केंद्र के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी ई वाला मटेरियल, हाई वाला मटेरियल, ई वाला मटेरियल, ई वाला मटेरियल, ई वाला मटेरियल क्या कहलाता है बाबू? साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी को कहते हैं कोशिका
द्रव्य, ठीक है ना, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है बीचवा में दिख रहा था इसको कहते हैं केंद्रक, तो ये वो हो गया केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये हो गया बाबू न्यूक्लियोप्लाज्म आपका। अब आप थोड़ा सा और ठंडा दिमाग करके सोचिएगा, कुछ करना नहीं है। ये मान ला कि जैसा एक कोशिका तुअर हवा, तो कोशिका के अंदर जो पियरका लौकत है ना, तो एक कहल जाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली, ओकरे अंदर जवन भी कुछ रही ओके कहल जाला प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में कहल जाला जीव द्रव्य, ठीक है ना। तो क्या हो गया बाबू, जीव द्रव्य। अभी कहता कि जो जीव द्रव्य हुआ ये दो भाग में हो गया, कौन कौन भाग है भाई, एगो हो गया बीचवा में के गोल का, जो बीचवा में का गोल वाला सिरा दिख रहा है एक कहल जाला केंद्रक, ठीक। तो एगो हो गया केंद्रक द्रव्य, और एगो जो केंद्रक द्रव्य का जहाँ मेम्ब्रेन है ना एकरे बहरे यानी एकरे किनारे पर, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओकरे अंदर जो हाई एरिया लौकत है ना एक कहल जाला कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर पाया जाने वाला टोटल मटेरियल क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना बाबू वो दो भाग में होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, और एक को कहते हैं केंद्रक द्रव्य, अंग्रेजी में उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। जब कभी भी आप अगर न्यूक्लियस पढ़ेंगे डिटेल तो आप केंद्रक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे उस टाइम, अगर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है इसी के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मतलब कोशिका के अंदर जो जैसे माइटोकांड्रिया काम करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स काम करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है, लाइसोसोम काम कर सकता है, पैराक्सीसोम काम कर सकता है। तो ये सभी जो काम करते हैं या कर सकते हैं ये सब कहाँ करते हैं, कोशिका के साइटोप्लाज्म में करते हैं। तो ये जो कोशिका का साइटोप्लाज्म होता है ये कोशिका की एक्टिविटी वहीं पे होती है, और जो कोशिका का केंद्रक होता है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए होता है, क्रोमेटिन होता है, गुणसूत्र होता है, वह उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जेनेटिक्स की क्या है, कोशिका की इकाई है, जो माई बाप का लक्षण पुत्र में लेके जाने का काम करता है, ठीक है बाबू। तो ये हो गया कोशिका का जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। अब आप पढ़ेंगे सेल वॉल यानी प्लांट कोशिका जो होती है उस प्लांट कोशिका के ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती है, ठीक है बाबू। तो जो सेल वॉल है वो समझिएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी आप ये कह सकते हैं कि हेडिंग नंबर 4 आप ये कह सकते हैं सेल वॉल, ठीक है ना। जो सेल वॉल होता है इसी को कहते हैं हिंदी में कोशिका भित्ति, ठीक है बाबू। ये हो गई कोशिका भित्ति, ठीक है ना। और कोशिका भित्ति जो होती है वो किस में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। अब जो सेल वॉल होती है वो कै प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होता है प्लांट में, ठीक, एक होता है फंजाई में, ठीक, और एक होता है बैक्टीरिया में, ठीक। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, ठीक। फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, और प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। अब आप समझो बाबू कि पादप हो गया, कवक हो गया और जीवाणु हो गया। दूसरी बात सेल वॉल क्या होती है, जैसे ई कोशिका है, इस कोशिका के ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है, इस कोशिका के ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है। मान के चलो कि ये लेयर है, कोशिका के ऊपर एक मोटी सी लेयर है, ठीक। अब ये कोशिका के ऊपर एक मोटी सी लेयर दिख रही है आपको, ये लेयर जो दिख रही है कोशिका के ऊपर मोटी सी, इसी को कहते हैं सेल वॉल, ठीक है बाबू। तो जो सेल वॉल होती है ये मूल रूप से किसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट के अंदर पाई जाती है, ये जो सेल वॉल होती है, ठीक है ना। और एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, जो प्लांट की कोशिका होती है उसे मजबूती प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। और जब जिंदा कोशिका होती है तो प्लाज्मोलिसिस का काम करती है, लेकिन जब मर जाती है तो इसमें ऑस्मोसिस नहीं होता है, यानी परासरण नहीं होता है, अंतः परासरण
और वही पराशरण नहीं होता जब ये डेड सेल हो जाती है, यानी नॉन लिविंग हो जाती है, सूख जाती है। तो ऐसे जो सेलवाल होती है वह किसकी बनी होती है बाबू? तो ये समझिएगा कि जो प्लांट में यानी हरे पौधों में, ग्रीन प्लांट में जो सेलवाल होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है ना, सेलुलोज की बनी होती है। और जो कवक होता है, फंगस होता है, इसकी सेलवाल किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है, सॉरी ये काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। तो जो फंगस होती है, इस फंगस की जो सेलवाल होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और जो बैक्टीरिया होते हैं यानी जीवाणु जो होते हैं, इनकी जो सेलवाल होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकॉन्स का बना होता है, ठीक ना, पेप्टिडो ग्लाइकॉन्स का बना होता है। तो जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं, इसमें सेलवाल जो होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकॉन्स की बनी होती है। और जो कवक यानी फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं, जो फफूद होते हैं, उनकी जो सेलवाल होती है वह काइटिन की बनी होती है। और जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, चाहे वो एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेडोफाइटा हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, चाहे डाइकाट हो, चाहे मोनोकाट हो, इन सभी पौधों की जो सेलवाल होती है वह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। इसे आप सेलुलोज इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है। और जो सेलुलोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड होता है, जो स्वाद में मीठे नहीं होते बिल्कुल। तो था बाबू ये आज का ये कि सेल्स के शेप कैसे कैसे होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, और उसके बाद आपने पढ़ा कि इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर, उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म में कितने भाग होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में 2 भाग होता है, एक तो केंद्रक द्रव्य होता है, एक तो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसके बाद आपने देखा सेल वाल, सेल वाल जो होती है इसे हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, ये प्लांट में पाई जाती है। और प्लांट यानी पादप जो हरे पौधे होते हैं उसमें सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड है जो स्वाद में मीठा नहीं होता है। साथ में फंगस होता है जिसे आप कवक कहते हैं हिंदी में, काइटिन का बना होता है इसका सेल वाल। और तीसरा हो गया बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ठीक है ना, इसकी सेलवाल पेप्टिडो ग्लाइकांस की बनी होती है। तो बाबू ये था आज का ये टॉपिक। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छे से आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू करते रहिए और रेगुलर लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।